हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारा चैप्टर 5 का सेकेंड पार्ट है। ठीक है, तो हम इसमें पढ़ेंगे नॉन मेटेलिक मिनरल्स। लास्ट लेक्चर में हमने फिनिश कर लिया था अपना मेटेलिक मिनरल्स, ठीक है, और उसके कौन कौन से मिनरल्स थे उसको एक्सप्लेन कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे अपना नॉन मेटेलिक मिनरल्स, मतलब ऐसे मिनरल्स जिसमें मेटेलिक कंपोनेंट बहुत नेग्लेजिबल अमाउंट में होता है या फिर होता ही नहीं है। ठीक है, वैसे मिनरल्स। ठीक, इसका एग्जाम्पल हमारा है माइका। ठीक, तो फर्स्ट नॉन मेटेलिक मिनरल है माइका। ठीक, ये एक मिनरल है। ठीक है, अब ये जो मिनरल है ये मेडअप होता है किससे? अ सीरीज ऑफ प्लेट्स और लीव्स। ठीक है, किसकी सीरीज से? प्लेट्स और लीव्स की। और ये कौन कौन से कलर का होता है? जैसे इसकी ये फाउंड होता है अलग अलग रीजन्स में, जैसे छोटा नागपुर रीजन हो गया। ठीक है, लेकिन ये कौन कौन से कलर में फॉर्म होता है ये हम बताते हैं। ठीक है, जैसे ग्रीन हो गया, रेड हो गया, येलो हो गया, ब्राउन हो गया, इस कलर में ये मिनरल फॉर्म होता है। ठीक है, ये एक इंडिस्पेंसेबल मिनरल है। कैसा है? इंडिस्पेंसेबल मिनरल। ठीक है, और इसकी क्वालिटीज क्या क्या होती है माइका की? ये एक्सीलेंट डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है इसकी। कैसी? डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है इसकी, एक्सीलेंट होता है उसमें। ठीक है, लो पावर लॉस्ट इसमें कैपेबिलिटी होती है कि जो पावर होता है वो बहुत कम यूज करता है। ठीक है, इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज बहुत सारी होती है माइका में। रेसिस्टेंस टू हाई वोल्टेज, अगर हाई वोल्टेज हमारा आ भी गया तो उसको रेसिस्ट कर लेता है माइका। ठीक है, तो इसकी एक ये क्वालिटी हो गई। इसके जो मेजर डिपॉजिट्स हैं वो कहाँ कहाँ फाउंड होते हैं ये लिखते हैं। पहले इसके आप क्वालिटीज लिख लीजिए कि इसके पास डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है। ठीक है, डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है, स्ट्रेंथ। ठीक है, हाई रेसिस्टेंस टू हाई वोल्टेज। ठीक है, हाई वोल्टेज को ये रेसिस्ट कर लेता है, हाई वोल्टेज। और ये बहुत ज्यादा कौन सी इंडस्ट्रीज में यूज होता है? ये इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज में बहुत ज्यादा यूज होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज में बहुत ज्यादा यूज होता है एज अ इंडिस्पेंसेबल मिनरल। ठीक है, ये इसकी क्वालिटीज हो गई। ठीक है, लो पावर लॉस फैक्टर इसका होता है। ठीक है, ये कैसा फैक्टर? लो पावर लॉस का फैक्टर है। ठीक है, अब इसके मेजर डिपॉजिट्स कहाँ कहाँ फाउंड होते हैं? जैसे छोटा नागपुर प्लेट्यू हो गया। ठीक है, गया हजारीबाग जो प्लेट्यू है वो, अभी आप गया हजारीबाग प्लेट्यू ये हमारा है बिहार और झारखंड के एरिया में। ठीक है, तो वहां हमारा गया और हजारीबाग प्लेट्यू पड़ता है। तो कहाँ कहाँ फाउंड होता है ये? छोटा नागपुर प्लेट्यू में। ठीक, जो छत्तीसगढ़ की साइड है, छोटा नागपुर प्लेट्यू। ठीक, गया हजारीबाग प्लेट्यू, गया हजारीबाग प्लेट्यू। ठीक है, देख रहे होंगे आप, मेनली ये प्लेट्यू रीजन में फाउंड होता है। ठीक है, क्योंकि वो क्या होता है, वो जो सरफेस होता है वो हमारा किसे, आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा शीट वॉल्केनो और शील्ड वॉल्केनो में क्या डिफरेंस होता है। इन्हीं में से एक से हमारा प्लेट्यू रीजन बनता है। ठीक है, तो छोटा नागपुर प्लेट्यू हो गया, गया हजारीबाग प्लेट्यू हो गया। ठीक है, अजमेर रीजन हो गया, अजमेर का है राजस्थान में। ठीक है, तो अजमेर रीजन हो गया। जो नीलौर माइका बेल्ट है वहां पे मिलता है, कहाँ कहाँ पे? नीलौर माइका बेल्ट। नीलौर जो प्लेस है एक नीलौर नेशनल पार्क भी। ठीक है, नीलौर माइका बेल्ट, तो ये हमारा आंध्र प्रदेश में है। ठीक, आंध्रा में। तो यहाँ हमारा माइका फाउंड होता है। तो ये हमारा कौन सा था? नॉन मेटेलिक मिनरल्स। अब हम पढ़ते हैं अपना सेकंड क्लासिफिकेशन, दैट इज रॉक मिनरल्स। अब रॉक मिनरल्स क्या होते हैं? ठीक है, रॉक मिनरल्स हम एक एग्जांपल लेके समझते हैं, लाइक लाइमस्टोन। ठीक है, नॉन मेटेलिक मिनरल फिनिश हो गया हमारा। अब पढ़ते हैं रॉक मिनरल। रॉक मिनरल, रॉक मिनरल को एज एग्जांपल लाइमस्टोन से समझते हैं। ठीक है, लाइमस्टोन हमारा रॉक मिनरल है। जो लाइमस्टोन है ये किसका कंपोजिशन होता है? ये कैल्शियम कार्बोनेट का कंपोजिशन होता है। जरूरी नहीं कि कैल्शियम कार्बोनेट ही हो, यहाँ मैग्नीशियम कार्बोनेट भी हो सकता है। ठीक है, तो इसका कंपोजिशन क्या है लाइमस्टोन का? CaCO3 या MgCO3। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। ये इसका कंपोजिशन है किसका? लाइमस्टोन का। ठीक है, ये बेसिक रॉ मटेरियल का काम करता है एज इन अ सीमेंट इंडस्ट्री। ठीक है, सीमेंट इंडस्ट्री में हमारा जो क्या है लाइमस्टोन, वो वर्क करता है एज अ रॉ मटेरियल। ठीक है, तो रॉ मटेरियल का ये वर्क करता है। रॉ मटेरियल कौन सी इंडस्ट्री में? सीमेंट इंडस्ट्री में। ठीक है, सीमेंट इंडस्ट्री में एज अ रॉ मटेरियल वर्क करता है। ठीक, अब इट इज एसेंशियल फॉर स्मेल्टिंग ऑफ आयरन ओर। स्मेल्टिंग ऑफ आयरन ओर को
हेल्प करता है, स्मेल्ट आयरन ओर को स्मेल्टिंग करने में हेल्प करता है। कौन सी फर्नेस में? ब्लास्ट फर्नेस में, ठीक है। तो स्मेल्टिंग ऑफ ओर में भी ये हेल्प करता है, ठीक है। अब इसके रीजंस कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। जैसे आंध्र प्रदेश में ये फाउंड होता है, एमपी में हो गया, राजस्थान में हो गया, गुजरात में हो गया, तमिलनाडु में हो गया, ठीक है। तो सारे मिनरल्स के आप रीजंस जरूर लिखिएगा, ठीक है। तो ये कहाँ मिलता है? आंध्र प्रदेश में मिलता है, एमपी में हो गया, गुजरात में हो गया, राजस्थान में भी हो गया, ठीक, और तमिलनाडु में भी हो गया। यहाँ ये फाउंड होता है लाइमस्टोन, ठीक है। ये हमारा क्या था? रॉक मिनरल था। अब पढ़ते हैं हजार्ड्स ऑफ माइनिंग, ठीक है। मिनरल हमें कैसे मिलते हैं? माइनिंग के थ्रू मिलते हैं, ठीक है। तो अब कुछ हजार्ड्स है माइनिंग के। क्या हजार्ड्स है वो हम पढ़ते हैं। हजार्ड्स ऑफ माइनिंग, हजार्ड्स ऑफ माइनिंग। अब इसके 2 इम्पैक्ट पढ़ते हैं, ठीक है। एक माइनर्स पर और एक एनवायरनमेंट पे। पहले हम माइनर्स पर पढ़ते हैं, मतलब जो माइनिंग करते हैं, ठीक है, उन पर क्या इम्पैक्ट, क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो देखिए, रिस्क ऑफ कोलैप्सिंग माइन रूफ, ठीक है। मतलब पहला तो ये रिस्क है कि अगर माइन की रूफ जो है, माइन की जो छत है वो कोलैप्स कर जाएगी, ठीक है। तो फिर माइनर्स को तो बहुत हार्म होगा। तो ये पहला रिस्क है, ठीक है। पहले जो माइनर्स पर रिस्क है वो देखते हैं, ठीक है। माइनर्स रिस्क, तो फर्स्ट है कोलैप्सिंग ऑफ माइन रूफ्स, कोलैप्सिंग माइन रूफ्स, ठीक। पहला तो ये हजार्ड है माइनर्स पर, ठीक है। सेकेंड हजार्ड क्या हो सकता है आप सोचिए, जैसे फायर ऑन कोल माइंस, ठीक है। देखिए, कोल है वो आग बहुत, अगर उसको कार्बन की प्रेजेंस मिलेगी तो वो आग बहुत जल्दी पकड़ लेता है, ठीक है। तो हो सकता है कि आग लग जाए उस कोल माइन में, तो सारे माइनर्स को बहुत ज्यादा हार्म होगा। तो ये उनका सेकेंड हजार्ड है, ठीक है। तो फायर ऑन कोल माइंस, अगर फायर लग गई कोल माइंस में तो माइनर्स का क्या है? नुकसान है, ठीक है। फायर ऑन कोल माइंस, कोल माइंस, ठीक। नेक्स्ट हजार्ड है हमारा हेल्थ इश्यूज। बहुत सारे हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं जो माइंस में काम करते हैं जो वर्कर, उनके लिए। जैसे पल्मोनरी डिजीज हो जाती है बहुत सारी, मतलब चेस्ट से रिलेटेड डिसीजेस, ठीक है। हो सकता है उनको सांस लेने में तकलीफ हो जाए, या कोई और बहुत सारी डिसीजेज होती हैं चेस्ट से रिलेटेड, जिसको पल्मोनरी डिसीजेस बोलते हैं, ठीक है। तो उनको मेजरली पल्मोनरी डिसीज हो जाती है, हेल्थ इश्यूज, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा हेल्थ इश्यूज। इसमें कौन सी डिसीज मेजर प्ले कर रही है रोल? पल्मोनरी डिसीज, पल्मोनरी डिसीज, ठीक। मेजरली यही हो जाती है, और इश्यूज कम होते हैं लेकिन ये डिसीज बहुत ज्यादा हो जाती है, ठीक। तो ये हमारे माइनर्स पे जो इम्पैक्ट पड़ रहा था, जो माइनिंग का जो हजार्ड्स थे वो थे, ठीक है। अब इन्वायरमेंट पे क्या इसके इम्पैक्ट पड़ते हैं वो देखते हैं हम, ठीक है। ये माइनर्स के हो गया। अब इन्वायरमेंट में देखते हैं, इन्वायरमेंट रिस्क, ठीक है। ये सब हजार्ड्स ऑफ माइनिंग में ही है, ठीक है। पहला तो वाटर रिसोर्स, ठीक है। जो वाटर रिसोर्स है वो कैसा हो जाता है? कंटेमिनेटेड, मतलब प्रदूषित हो जाता है, ठीक है। जो वाटर रिसोर्स है वो कंटेमिनेटेड हो जाता है। तो फर्स्ट हमारा है कंटेमिनेटेड वाटर रिसोर्सेस, वाटर रिसोर्सेस, ठीक। ये फर्स्ट इम्पैक्ट हो गया। सेकेंड है डंपिंग ऑफ वेस्ट। अगर हम उसको जो वेस्ट है किसका? माइनिंग का, उसको डंप करेंगे ऐसे किसी भी जगह कर दिया तो हमारा क्या है? लैंड डिग्रेडेशन हो जाएगा, हो सकता है सॉइल डिग्रेडेशन भी हो जाए, ठीक है। और इंक्रीज हो जाएगा स्ट्रीम और जो रिवर का पॉल्यूशन, ठीक है। पॉल्यूशन ऑफ स्ट्रीम एंड रिवर भी इंक्रीज हो सकता है। ये सब क्या है? हजार्ड है नेचर से रिलेटेड या एनवायरमेंट से। अगर हम डंपिंग ऑफ वेस्ट करेंगे ऐसे ही कहीं, बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव तो यूज करते नहीं, हम कहीं पे भी डंप कर देते हैं। जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियों का जो कूड़ा होता है, जो वेस्ट होता है, वो ऐसे ही डंप कर देते हैं, ठीक है। तो उससे हमारा क्या होगा? लैंड डिग्रेडेशन, सॉइल डिग्रेडेशन, ठीक है। डंपिंग ऑफ वेस्ट, लैंड डिग्रेडेशन होगा, ठीक है। हो सकता है सॉइल डिग्रेडेशन भी हो जाए, ठीक है। और जो हमारा रिवर और स्ट्रीम्स है उनका पोल्यूशन क्या हो जाए? इंक्रीज हो जाए, ठीक है। पोल्यूशन ऑफ रिवर्स एंड स्ट्रीम्स, ऑफ रिवर्स एंड स्ट्रीम्स आर इंक्रीज्ड, ठीक। इनका पोल्यूशन क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। तो ये हजार्ड्स हैं किसके? एनवायरनमेंट के, ठीक है। हमने माइनर्स के हजार्ड्स पढ़ लिए और एनवायरनमेंट के। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कंजर्वेशन ऑफ मिनरल, ठीक है। अब जब मिनरल को यूज कर रहे हैं तो उसका कंजर्वेशन तो करना जरूरी है, वरना ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो जाएगा।
और कुछ मिनरल हमारे एग्जॉस्टिबल मिनरल्स भी होते हैं, कुछ क्या मोस्टली मिनरल्स, ठीक है। तो अब पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स, कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स, ठीक। पर फर्स्ट कंजर्वेशन हमारा, हमें जो टेक्नोलॉजी है, ठीक है, बहुत ज्यादा एडवांस डेवलप करनी चाहिए ताकि जो हमारा मिनरल रिसोर्स है वो हमारा क्या रहे, कंजर्व रहे, ठीक है। तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट फर्स्ट हमारा क्या है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, एडवांसमेंट, ओके। देन हमारा है यूज्ड एज अ सस्टेनेबल मैनर, मतलब इनको यूज करना चाहिए किस मैनर में, सस्टेनेबल मैनर में। मैंने आपको लास्ट में बताया था कि कुछ सस्टेनेबल गोल्स होते हैं, उन्हीं गोल्स को ध्यान में रख के हमको इन मिनरल्स को यूज करना चाहिए, वही हमारा सस्टेनेबल मैनर बोल सकते हैं उसको, ठीक है। तो हमें यूज कैसे करना चाहिए, यूज इन सस्टेनेबल मैनर, ताकि जो अभी भी यूज हो सके और फिर हमारी फ्यूचर जनरेशन को भी कोई उससे दिक्कत नहीं हो, ठीक है, सस्टेनेबल मैनर, ओके। ये हमारा सेकेंड हो गया। अब पढ़ते हैं 3 R's प्रोसेस में यूज करना चाहिए। 3R प्रोसेस क्या होता है, रीयूज, रिड्यूस, रिसाइकल, ठीक है। ऐसा प्रोसेस कौन सा अप्लाई करना चाहिए इसमें, 3R का प्रोसेस अप्लाई करना चाहिए मिनरल को यूज करने में या कंज्यूम करने में। कौन सा, 3R का प्रोसेस। 3R प्रोसेस कौन सा होता है, रीयूज, रिड्यूस एंड रिसाइकल, ठीक, रिसाइकल, ठीक। इसका एग्जाम्पल हम गोल्ड ले सकते हैं, ठीक। जैसे गोल्ड होता है उसको हम रीयूज भी कर सकते हैं, रिड्यूस मतलब कम कर सकते हैं और रिसाइकल भी कर सकते हैं, वो हमारा प्रीशियस मिनरल हो गया, ठीक है। गोल्ड, सिल्वर एंड प्लैटिनम हमारे प्रीशियस मिनरल्स हो गए। नेक्स्ट, रिड्यूस ओवर एक्सप्लॉयटेशन। अब जो मिनरल है उसका क्या हो रहा है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, तो उसको तो रिड्यूस करना पड़ेगा ताकि हम मिनरल्स को कंजर्व कर सकें। तो रिड्यूस ओवर एक्सप्लॉयटेशन, ठीक, रिड्यूस ओवर एक्सप्लॉयटेशन। हर चीज का ही तो हम ओवर एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, तो ये पॉइंट आप सब में कॉमन लिख सकते हैं जितने भी आपके कंजर्वेशन, ठीक है, रिड्यूस ओवर एक्सप्लॉयटेशन। और ये हमारा नॉन रिन्यूएबल सोर्स, सो मोर, देखियो हमें क्या, नॉन रिन्यूएबल जो मिनरल्स हैं उनका क्या करना चाहिए, कम यूज करना चाहिए, जिससे हमारा मिनरल्स क्या हो, हमारा मिनरल्स कंजर्व रहे, ठीक है। तो नॉन रिन्यूएबल जो रिसोर्स हैं उनको कम यूज करना चाहिए, तो हमारा जो मिनरल कंजर्वेशन है वो होगा, ठीक है। तो हमारे कुछ यही पॉइंट्स थे कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स के। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं एनर्जी रिसोर्स, ठीक है। हमारे 2 मिनरल्स कंप्लीट हो गए हैं, ठीक। कौन कौन से, मेटेलिक मिनरल्स एंड नॉन मेटेलिक मिनरल्स। थर्ड उसमें पार्ट था एनर्जी रिसोर्स, ठीक है, एनर्जी रिसोर्स या एनर्जी मिनरल, ठीक है। तो अब हम टॉपिक कंप्लीट करेंगे अपना एनर्जी रिसोर्स, ठीक है। एनर्जी रिसोर्स में 2 टाइप के एनर्जी रिसोर्स होते हैं, ठीक है। पहले हम समझते हैं कि व्हाट इज एनर्जी रिसोर्स, ठीक है, जिससे हमको एनर्जी मिलती है। वो वर्क कैसे करते हैं एज अ रिसोर्स, तो वही क्या हो जाते हैं हमारे एनर्जी रिसोर्स, एनर्जी रिसोर्स, ठीक है। जो एनर्जी रिसोर्स हैं ये हमारे रिक्वायर होते हैं फॉर ऑल द एक्टिविटीज, हमारी जो डे टू डे लाइफ की जो एक्टिविटीज होती है, मोस्टली ऑल एक्टिविटीज में हमें क्या रिक्वायर होती है, एनर्जी रिसोर्स की। जैसे हम कुक करते हैं, टू कुक, टू प्रोवाइड लाइट, टू प्रोवाइड हीटिंग, टू ड्राइव द मशीनरी इन इंडस्ट्रीज, मतलब इंडस्ट्रीज में जो मशीनरी चलती है उनको क्या करने के लिए, ड्राइव चलाने के लिए हमें क्या रिक्वायरमेंट है, एनर्जी की, ठीक है। जैसे कुक करने के लिए भी हमें किसकी रिक्वायरमेंट है, एनर्जी की। अब वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है एनर्जी, ठीक है। जैसे एलपीजी है, एलपीजी हमें चाहिए होता है कुक के लिए, तो क्या है, एलपीजी हमारी क्या है, एनर्जी रिसोर्स है, ठीक है। तो और हमको लाइट भी किससे प्रोवाइड होती है, एनर्जी से, ठीक है, एनर्जी रिसोर्स से। हीटिंग भी हमें एनर्जी रिसोर्स से प्रोवाइड होती है। तो ये सब हमारे जो चीजें होती हैं ये कहाँ से प्रोवाइड होती है, एनर्जी रिसोर्स से, ठीक है। एनर्जी जो जनरेट होती है वो किससे जनरेट होती है, फ्यूल मिनरल से, ठीक है। अब आप बोलोगे मैम फ्यूल मिनरल क्या होता है, ठीक है। तो फ्यूल मिनरल ऐसे मिनरल्स होते हैं लाइक जैसे कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैस हो गया, यूरेनियम हो गया, जिससे हमें एनर्जी मिले। एनर्जी जो रिसोर्स होते हैं, ठीक है, वो फ्यूल रिसोर्स होते हैं, फ्यूल मिनरल्स होते हैं, ठीक है। तो एनर्जी कहाँ से जनरेट होती है, एनर्जी जनरेट फ्रॉम फ्यूल रिसोर्सेस, ठीक है, जो हमें फ्यूल का वर्क करें, फ्यूल मिनरल्स। फ्यूल मिनरल्स कौन कौन से हो गए, जैसे कोल हो गया, कोल भी एज अ फ्यूल वर्क करता है, पेट्रोलियम हो गया, पेट्रोलियम हो गया, यूरेनियम हो गया, ठीक।
ये सब हमारे क्या है, ये फ्यूल मिनरल्स हैं, तो एनर्जी इन्हीं से जनरेट होती है। ठीक, तो ये हमारी एनर्जी हो गया। अब जो एनर्जी सोर्स है, जो एनर्जी का सोर्स है वो टू टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? एक कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स, एक नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स। ठीक, तो इसको हम फ्लो चार्ट में समझते हैं। एनर्जी सोर्स शॉर्ट में लिखा है मैंने, ठीक है। कितने टाइप के होते हैं? टू टाइप्स के। कौन कौन से? कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स और नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स। ठीक है, तो कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स एंड नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स। ठीक, अब इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, बस वो आप समझ लीजिए तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कन्वेंशनल क्या होता है और नॉन कन्वेंशनल क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स। ठीक है, ये हमारे नॉन रिन्यूएबल होते हैं। ठीक है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। ठीक है, तो नॉन रिन्यूएबल मतलब रिन्यू नहीं कर सकते इनको, बस एक बार यूज हो गया दैट्स इट। ठीक, जैसे कोल है, कोल को एक बार जला दिया दैट्स इट। ठीक है, तो हमारे क्या हो गए? नॉन रिन्यूएबल हो गए। ठीक, ये ट्रेडिशनल एनर्जी सोर्स होते हैं, मतलब बहुत पुराने टाइम से चले आ रहे होते हैं। ठीक है, तो ये ट्रेडिशनल एनर्जी सोर्स हो गया। ठीक है, अब ये फाइनाइट एंड एग्जॉस्टेबल रिसोर्स भी होते हैं। फाइनाइट एंड एग्जॉस्टेबल का मतलब है बहुत लिमिटेड अमाउंट में होते हैं और बहुत जल्दी खत्म हो जाते हैं। ठीक है, तो फाइनाइट एंड एग्जॉस्टेबल है ये, फाइनाइट एंड एग्जॉस्टेबल रिसोर्स, एग्जॉस्टेबल सोर्स या एनर्जी सोर्स। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है ये सिग्निफिकेंट पोल्यूशन भी जनरेट करता है। जब इतने सारी चीज होंगी तो ये क्या करेगा? पोल्यूशन भी जनरेट करेगा। ठीक है, तो ये लार्ज अमाउंट में पोल्यूशन जनरेट करता है। पोल्यूशन जनरेट इन लार्ज अमाउंट। ठीक है, लार्ज मतलब बहुत ज्यादा अमाउंट में पोल्यूशन जनरेट करता है। क्यों? क्योंकि ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। ठीक, बट प्राइमरी सोर्स ऑफ जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है वो यही है। ठीक है, मतलब जब जो सबसे पहला सोर्स होता है हमारा इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का, वो हमारा क्या है? कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स। ठीक है, प्राइमरी सोर्स है किसका? एनर्जी जनरेशन का। प्राइमरी सोर्स किसका? इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। ठीक, ये हमारे अब कुछ एग्जाम्पल भी तो देख लेते हैं कि कौन कौन से हमारे कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स होते हैं। एग्जाम्पल हो गया कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। ठीक है, एग्जाम्पल हो गए कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। ये सब क्या है? हमारे कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स है। ठीक, तो ये हमारा कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स का कैरेक्टरिस्टिक्स और एग्जाम्पल हो गए। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, नेक्स्ट पार्ट पे, जो है नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स। अब नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स क्या होता है? ये हमारे रिन्यूएबल रिसोर्स होते हैं, मतलब इनको रिन्यू कर सकते हैं। ठीक, तो ये हमारे रिन्यूएबल रिसोर्स होते हैं या फिर एनर्जी रिसोर्स। ठीक, ये रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स होते हैं। इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होते हैं, मतलब इन्वायरमेंट को कुछ हार्म नहीं करते हैं। इन्वायरमेंट फ्रेंडली होंगे तो पोल्यूशन भी नहीं करेंगे, बहुत लेस अमाउंट में ये पोल्यूशन करते हैं। ठीक है, ये इन एग्जॉस्टेबल होते हैं। ठीक, पोल्यूशन लेस करते हैं, पोल्यूशन लेस करते हैं। ठीक है, और ये इन एग्जॉस्टेबल होते हैं, इन एग्जॉस्टेबल मतलब ये लिमिटेड नहीं होते हैं, इसको आप कितना भी यूज कर लीजिए। ठीक है, तो इन एग्जॉस्टेबल होते हैं। ठीक है, लो रनिंग कॉस्ट होती है, इनकी जो कॉस्ट होती है, जो ये वाले हमारे क्या है इलेक्ट्रिसिटी सोर्स है या रिसोर्स है, इनकी जो कॉस्ट है बहुत लो होती है, मतलब बहुत ज्यादा पे नहीं करना पड़ता है इसके लिए हमें। ठीक है, तो लो या लोअर रनिंग कॉस्ट, लोअर रनिंग कॉस्ट। अब इसके एग्जाम्पल आप देख लीजिए, इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी। ठीक है, नेक्स्ट हो गया विंड एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी वो एनर्जी होती है जो हमें अर्थ से मिलती है। ठीक है, जियो मीन्स अर्थ और एनर्जी मीन्स एनर्जी, तो थर्मल मीन्स हीट। ठीक है, तो जियोथर्मल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी। ठीक है, विंड एनर्जी, वाटर, हाइड्रो पावर एनर्जी भी होता है। ठीक है, तो ये सब एग्जांपल है किसके? नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स के।
तो दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया आपको। अब देखिए आपकी बुक में जो इसके एग्जांपल्स मैंने दिए, जैसे हमारा सोलर एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी हो गया, जियोथर्मल एनर्जी हो गया, या बायोमास भी आ सकता है, ठीक है। तो इन सबको थोड़ा थोड़ा सा एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। तो आप उनको एक बार रीड आउट कर लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो आप अगर आए भी शॉर्ट आंसर्स में कि ये क्या होती है, सोलर एनर्जी क्या होती है, जो सन से हमको एनर्जी मिलती है, विंड एनर्जी क्या होती है, जो हमको हवा से या विंड से मिलती है, ठीक है, और जियोथर्मल जो हमें अर्थ से मिलती है। तो ये थोड़ा थोड़ा सा आप रीड आउट कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, तो आप आंसर नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे दोनों क्लासिफिकेशन हो गए, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स के। अब हम लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं अपना, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी रिसोर्स, ठीक है। अब इनका कंजर्वेशन पढ़ते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी रिसोर्स। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी रिसोर्स, रिसोर्स या सोर्स, ठीक है। कंजर्वेशन पढ़ते हैं, ठीक। अब जिसका जो भी हमको मिला है उसका कंजर्वेशन को करना पड़ेगा, वरना ओवर एक्सप्लॉइटेशन हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट है हमारा बिहेवियरल चेंज। सबसे पहले हमको क्या कंजर्व करने के लिए चाहिए, बिहेवियरल चेंज। अब बिहेवियरल चेंज में आपका क्या क्या आ जाता है, देखिए फर्स्ट है हमारा बिहेवियरल चेंज। बिहेवियरल चेंज में जैसे हो गया, जैसे हमें नीड नहीं है, हमने कमरे की लाइट ऑन कर दी और वो ऑन ही छोड़ दी हमने, हम चले गए कमरे से बाहर लेकिन वो ऑन खुली है, ठीक है। तो ये एनर्जी वेस्ट हो रही है, तो वेस्ट नहीं करनी है, हमें ऑफ करना है, जितना हमको यूज है उतना ही यूज करना है, उसके बाद अब उसको ऑफ कर देना है। तो ये हमारा फर्स्ट हो गया, ये हमारे बिहेव में होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हो गया, जैसे आपका कंप्यूटर्स हो गए, आपको यूज हो गया लेकिन वो खुला छोड़ दिया आपने, ठीक है। तो ये भी एक तरह से एनर्जी का वेस्ट है, तो इसको भी कंजर्व करना चाहिए। बहुत सारे इलेक्ट्रिक अप्लायंस होते हैं कि हमें नीड नहीं है बट हम उसको ऑन करके छोड़ दिया है, ठीक है। तो ये सब नहीं करना है, कंजर्व करना है, ठीक है। ये हमारा बिहेवियरल चेंज है, ठीक। यूज ऑफ एनर्जी सेविंग अप्लायंसेस, हमें एनर्जी सेविंग अप्लायंसेस यूज करने चाहिए। इसका बेस्ट एग्जाम्पल एलईडी है, ठीक है। यूज ऑफ एनर्जी सेव अप्लायंसेस, एनर्जी सेविंग अप्लायंसेस हो गया। नेक्स्ट हमारा है जुडिशियस यूज ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज। तो एनर्जी रिसोर्स हैं हमारे, उनका हमें क्या करना चाहिए, जुडिशियस यूज करना चाहिए, ठीक है। मतलब बहुत एज अ सस्टेनेबल मैनर में यूज करना चाहिए, समझ लीजिए, ठीक है। जुडिशियस यूज ऑफ एनर्जी रिसोर्स, ठीक है, जुडिशियस यूज ऑफ एनर्जी रिसोर्स, ठीक है। इंक्रीज द यूज ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्स, ठीक है। रिन्यूएबल जो रिसोर्स होते हैं उनका यूज ज्यादा करना चाहिए, ठीक है, इन कंपैरिजन टू नॉन रिन्यूएबल। क्यों, जो रिन्यूएबल होते हैं वो तो रिन्यू हो जाएंगे ना, दोबारा मिल जाएंगे, लेकिन नॉन रिन्यूएबल हमें नहीं मिलेगा, ठीक है। इसलिए हमें ज्यादा से ज्यादा किसकी तरफ शिफ्ट होना है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ठीक है। इंक्रीज द यूज ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्स, इंक्रीज यूज ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज, रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ठीक है। अब पढ़ते हैं हम नेक्स्ट अपना पॉइंट, यूज एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजी। अब हमें जो टेक्नोलॉजी आजकल हर चीजों में टेक्नोलॉजी आ गई है, ठीक है। तो हमें कैसी टेक्नोलॉजी यूज करनी चाहिए, एनर्जी इफिशिएंट, ठीक है। एनर्जी इफिशिएंट टेक्नोलॉजी यूज करनी चाहिए, ठीक। यूज एनर्जी इफिशिएंट टेक्नोलॉजी, एनर्जी इफिशिएंट टेक्नोलॉजी, ठीक। हमें जो टेक्नोलॉजी है वो एनर्जी इफिशिएंट करनी चाहिए। तो यही सब हमारे पॉइंट्स थे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के, ठीक है। तो हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया इन 2 पार्ट्स। फर्स्ट मैंने कल डाला था एंड आज सेकंड पार्ट है, ठीक है। तो ये 2 पार्ट्स में हमारा चैप्टर फिनिश हो गया है, मिनरल एंड एनर्जी सोर्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब द डिवाइन वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन चैनल। थैंक यू।